हेलो सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बाय प्रोफेशन आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी एज वेल एज साइबर लॉयर। और आज की जो मैं वीडियो लेके आया उसमें आप स्क्रीन देख के समझ पा रहे होंगे कि मैं जब बात कर रहा हूं, आज हम इसमें बात करेंगे सीएस एग्जेक्टिव कंपनी लॉ 100 मार्क्स की। और ये जो मैं स्पेशली बात कर रहा हूं आपसे कंपनी लॉ 100 मार्क्स की, इसके अंदर अगर मैं जो बात करूं मैं आपसे, तो मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से न्यू सिलेबस वालों के लिए। किसके लिए बात कर रहा हूं? न्यू सिलेबस वालों के लिए, जिसमें आपका 100 मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर उन्होंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड करा है, 50 मार्क्स, 40 मार्क्स, 10 मार्क्स। मैं सबके ऊपर बात करूंगा डिटेल में। हम इसके अंदर सारी बातें करेंगे आज के वाले इंट्रो लेक्चर के अंदर कि कंपनी क्या होती है, कंपनी बनती कैसे है, वो तो आगे वाले स्टेप्स के अंदर आएगी। कंपनी क्या होती है, कंपनी वर्ड की डेरिवेशन कहां से आई थी, कंपनी लॉ में कितने सेक्शंस हैं, कंपनी के साथ लॉ क्यों लगता है, मतलब कंपनी के साथ लॉ क्या है, सबके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं जरा कंपनी लॉ की, अगर मैं आपको कोर्स कंटेंट दिखा दूं तो उसके अंदर ये देखो, आईसीएसई के मॉड्यूल से दिखा रहा हूं। वो अलग बात है कि मैं आपको जो कराऊंगा अपनी बुक्स दूंगा, अपने नोट्स दूंगा। मैं आपको सिर्फ कोर्स कंटेंट दिखा रहा हूं आईसीएसई के मॉड्यूल से कि उनके कंटेंट में 3 पार्ट में कैसे कैसे डिवाइडेड है। दिखाता हूं। ये देखो, आपका कंपनी लॉ पहला 50 नंबर का है, कंपनी लॉ प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट पहले 50 में डिवाइड है। दूसरा है कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स, ये 40 मार्क्स का है। तीसरा कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशन, ये 10 मार्क्स का है। जरा मैं इसमें बात करूं तो कंपनी लॉ प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप लोगों को इसके अंदर बेसिक बात बताई जाएगी। कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी क्या होती है, उसके अलावा कंपनी के फीचर्स, कंपनी में शेयर कैपिटल क्या होती है, कंपनी में डिबेंचर्स कैसे होते हैं, कंपनी में चार्जेस कैसे क्रिएट होते हैं, ये सब बातें यहां होंगी। सेकंड, आपका कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स, इसके अंदर कंपनी में जनरल मीटिंग क्या होती है, बोर्ड मीटिंग क्या होती है, डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं, डायरेक्टर्स कैसे रिमूव होते हैं, वो सारा पोर्शन यहां आएगा। एंड लास्ट, हमारे सीएस वालों को वैल्यू देने के लिए कि एक खुद का हमारे को पता होना चाहिए कि हमारा सीएस एक्ट क्या बोलता है, सीएस से रिलेटेड रूल्स क्या है, एक अलग से चैप्टर बना दिया गया कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशन। अच्छा, ये जो बनाया गया पोर्शन पूरा मैं आपको बता दूं, अब से पहले जो ओल्ड सिलेबस था उसके अंदर कंपनी लॉ की कोई भी बाइफर्केशन नहीं दी हुई थी, लेकिन फिर भी जनरल मीटिंग प्लस डायरेक्टर्स मिला के 35 से 40 नंबर का पहले भी आया करता था। कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशन वाला चैप्टर 10 से 12 नंबर का पहले भी आया करता था, और बाकी सारे चैप्टर्स मिला के 50 नंबर के आसपास क्या वो भी पहले ही आया करते थे। तो इन्होंने सिर्फ अलग से आपको बना के दिखा दिया कि आप इस तरीके से तैयारी करो, लेकिन जब ये नहीं भी था तब भी पेपर की बाइफर्केशन ऐसी ही थी, पेपर ऐसे ही आता था। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जरा आपसे बात कर रहा हूं सर। पहले लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जानने से पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं सर। आप लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? कंपनीज एक्ट 2013। इसमें हमारे को पहले 2 वर्ड में बात करनी है। एक्ट क्या होता है, कंपनीज क्या होती हैं, जरा उसके ऊपर बात करेंगे। और कुछ लोग इसको कंपनी लॉ बोलते हैं। वो कंपनी लॉ कंपनीज एक्ट से डिफरेंट क्यों है, जरा उसके ऊपर बात करूंगा। कंपनीज एक्ट अपने आप में पूरा कंपनी लॉ नहीं है, जरा उसके ऊपर बात करेंगे। पहले एक्ट की बात करते हैं सर। एक्ट सर, कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है। क्या होता है? बिल। बिल का मतलब होता है ड्राफ्ट लॉ। बिल का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट लॉ। देन इस बिल को बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाता है, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। एक बार ये बिल लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, देन उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूं तो इसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी असेंट देते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी असेंट देते हैं। असेंट का मतलब होता है कंसेंट देते हैं, सहमति देते हैं, राइटिंग में साइन कर देते हैं। देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। फिर ये बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। इसका मतलब सर, एक्ट आपका और मेरा किसी बुक का कोई चैप्टर नहीं है। एक्ट एक लॉ है जो पूरी कंट्री को फॉलो करना पड़ता है।
एक्ट बनाने का प्रोसीजर क्या होता है सर? एक्ट बनने से पहले क्या होता है? बिल होता है। देन उसके बाद इसको बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। देन उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी असेंट देते हैं। देन उसके बाद ये बिल क्या बनता है? एक्ट बनता है। यहां तक बात समझ आई? अच्छा, अभी भी एक बात समझ नहीं आती कि सर ये एक्ट बनता है तो एक्ट एकदम से आते ही लागू हो जाता है या कोई टाइम होता होगा? सर एक चीज याद रखना, कोई भी एक्ट जब बनता है तो उसको ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया के अंदर पब्लिश कर दिया जाता है। ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया जाता है। सर ये ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया क्या होता है जरा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया को हिंदी में बोला जाता है भारत का राजपत्र। क्या बोला जाता है? भारत का राजपत्र। अब ये भारत का राजपत्र क्या होता है पहले मैं लिंक कर रहा हूं, पहले छोटा सा एक ना स्कूल लेवल से या कॉलेज लेवल से समझा रहा हूं। पहले बात, आप लोग सब जानते हैं कि हमारे स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे एक नोटिस बोर्ड लगा होता था, और नोटिस बोर्ड में ना हम लोग कोई भी अगर सपोज कल स्कूल की छुट्टी थी या कोई अनाउंसमेंट स्कूल वालों को करनी होती है या कॉलेज वालों को, तो वो उसके ऊपर लिख देते थे। सपोज कल छुट्टी है तो वो लिख देते थे टुमारो इज हॉलीडे, और उससे पूरे स्कूल को पता लग जाता था कि ये इस बार स्कूल में अनाउंसमेंट आई है। सिमिलरली अगर कोई लॉ आता है तो उसको अनाउंस करने के लिए एक वेबसाइट बनाई गई, एक मीडियम बनाया गया, दैट मीडियम इज कॉल्ड ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर इसको पब्लिश कर दिया जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं भारत का राजपत्र। ये भारत का राजपत्र क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं, बता देता हूं क्यों बोला जाता है इसको भारत का राजपत्र। पहले जमाने में जब राजा महाराजाओं का टाइम होता था तो उस टाइम पे जो लॉज बनाए जाते थे ना, वो कैसे बनाए जाते थे? एनिमल्स की स्किन काट के बनाए जाते थे, पत्थरों पे लिख के बनाए जाते थे। तो कुछ लोग जो डायलॉग मारते हैं ना, मेरी जुबान पत्थर की लकीर है, वो इसी वजह से मारते हैं कि पहले वाले जमाने में जब लॉ पे एक पत्थरों पे लिख दिया जाता था उसके बाद मिटाया नहीं जाता था। तो आपको अब समझ आया होगा ये जो लोग डायलॉग मारते हैं उस वजह से मारते हैं। अब होता क्या था, जैसे राजा को चुनती कौन है? प्रजा, करेक्ट। फिर जब राजा ने लॉ बनाया तो उसको उसके सेवक पूरे लॉ को पूरे गांव में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और उस टाइम पे इंटरनेट का जमाना तो था नहीं। तो जब राजा के सेवक उस लॉ को पूरे गांव के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो कहा जाता था कि राजा का राजपत्र आ गया। क्या कहा जाता था? राजा का राजपत्र आ गया। आज की डेट के अंदर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो राजा कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चुनती कौन है? प्रजा। और एक बार जब लॉ बन जाता है तो कहा जाता है कि भारत का राजपत्र आ गया। तो गवर्नमेंट को भारत से उन्होंने रिप्रेजेंट करा और भारत का राजपत्र आ गया। तो ये लॉ वहां पब्लिश कर दिया जाता है। अब बात आती है कि सर ये लॉ इफेक्टिव कब से होता है? सर एक चीज देख लेना, कभी भी जब कोई लॉ आता है तो ऑफिशियल गाइड पब्लिश करने के बाद उसके अंदर एक डेट बता दी जाती है कि इस डेट से इंडस्ट्री में फॉलो होगा। अगर वो डेट बताई है तो वो इस डेट से फॉलो होगा। अगर डेट नहीं बताई तो जिस दिन ये ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया के अंदर वो लॉ को पब्लिश किया गया था उसी डेट से फॉलो होगा। समझ आ गई? मैंने दो बातें करी हैं सर। कोई भी लॉ जब इंडिया के अंदर आता है तो उसको ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया के अंदर पब्लिश कर दिया जाता है। पब्लिश करने के बाद उसके अंदर डेट बता दी जाती है कि इस डेट से इंडस्ट्री में फॉलो होगा। अगर डेट बताई है तो ये उस डेट से फॉलो होगा। अगर डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी दिन से फॉलो होगा। अब मैं एक बात दिखा देता हूं आपको, ऑफिशियल गजेट कहां से निकलता है। मैं मिनिस्ट्री की साइड दिखाता हूं आपको। देखो, मिनिस्ट्री की साइड से भी निकाल सकते हैं हम। ये देखो, कोई भी नहीं अलाउ आता था। नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, अभी आ रहा है, 1 मिनट में दिखाता हूं आपको। आ गया, ये देखो, ये मिनिस्ट्री की साइट आ गई। मिनिस्ट्री की साइट के अंदर अगर मैं आपको जाऊं तो ये देखो, एमसीए सर्विसेज के बराबर में आ रहा है एक्ट एंड रूल्स। इसमें आप कोई भी एक्ट निकाल सकते हो। देखो, कंपनीज एक्ट आ गया। नेट बहुत स्लो चल रहा है। ये देखो,
यहां से आपको एक्ट मिल जाएगा कोई भी। ये देखो कंपनीज एक्ट 2013 ये रहा, रूल सर्कुलर के साथ कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2017। जैसे एक एक खोल के दिखा देता हूं, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2017 जब ये एक्ट आया तो पब्लिश कहां हुआ, जरा इसको देखना क्या लिखा आ रहा ऊपर, द गजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र। देन इसके अंदर अमेंडमेंट्स हैं, देन इसके अंदर क्या है, अमेंडमेंट्स। ये कब आया था, जनवरी 3 2018 को ये आया कंपनी अमेंडमेंट 2017। ये रहा, ये देखो आप लोगों को शायद दिख रहा हो, ये देखो दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो जनवरी 3 2018 को ये आया। इसके बाद अब एक चीज देखना, इसको एक्ट में, एक्ट को जो वो मिली आपका क्या है, फॉलोइंग एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 3 जनवरी 2018। तो उसकी वजह से जितने असेंट मिलती है उसी ने क्या बन जाता है, एक्ट। इट बी इनेक्टेड बाय द 68th ईयर ऑफ रिपब्लिक एज फॉलोज, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड एज सो एंड सो। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। कई बार क्या होता है, मिनिस्ट्री हाथों हाथ डेट बता देती है इसके प्रोविजन कब से अप्लाई होंगे, कई बार वो टाइम लेते हैं एक्ट के अंदर, बताते हैं कि ऐसे ऐसे होगा। देखो इसमें लिखा हुआ है इट शैल कम इनटू फोर्स, ये अप्लाई कब होगा, ऑन सच डेट एज द सीजी में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट। सीजी, सीजी कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज की नोटिफाई करने की पावर इधर दी हुई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। किसको दी हुई है, एमसीए को। अब ये क्या है मैं इसके ऊपर अभी चर्चा करूंगा आगे, सिर्फ इतना बता रहा हूं कि यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसके हम साइट के ऊपर आए हैं। तो वो कह रहा है इस एक्ट के प्रोविजन अभी हम सारे नोटिफाई नहीं कर रहे हैं, हमने एक्ट बना के छोड़ दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको आने वाले टाइम पे जब जब उनको लगेगा जरूरत पड़ेगी तब तब वो इसके प्रोविजंस को नोटिफाई करती रहेगी। नोटिफाई करने का मतलब है इफेक्टिव होते रहेंगे, इंडस्ट्री में फॉलो होते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। आई होप आप लोगों को गजेट ऑफ इंडिया समझ आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं सर आपके कोर्स कंटेंट के अंदर और एक्ट के अंदर। तो अब आपको एक्ट समझ आ गया कैसे बनता है, फिर दूसरे वर्ड की भी बात कर लेते पहले, फिर कोर्स कंटेंट पे आएंगे। दूसरा वर्ड क्या था इसके अंदर, कंपनीज एक्ट था ना। अब कंपनीज के ऊपर बात करते हैं, वर्ड कंपनी कहां से आया। सर कंपनी जो वर्ड है, कंपनी जो वर्ड है दो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ था। लैटिन क्या है, एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड है। जैसे भारत में संस्कृत थी तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया है वो, तो ऐसे ही वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड कहा जाती है लैटिन है। तो उसके ये दो वर्ड थे कंपनी का, दो वर्ड से डेरिवेशन है, कॉम और पनीस। पनीस, कॉम का मतलब होता है विद और टुगेदर। कॉम का मतलब क्या होता है, विद और टुगेदर। और पनीस का मतलब होता है मील। तो दोनों वर्ड को अगर हम जोड़ दें, टुगेदर टेकन अ मील, टुगेदर टेकन अ मील। जिस तरीके से इकट्ठा बैठ के खाना खाने को पहले के जमाने में कंपनी बोला जाता था, उस तरीके से आज की डेट के अंदर इकट्ठा काम करने को कंपनी बोला जाता है। सर अब मैं बात कर रहा हूं, आपको कंपनी वर्ड की डेरिवेशन समझ आ गई, कंपनी एक्ट समझ आ गया। अब मैं बात करता हूं सर आपसे, लॉ क्या होता है, कंपनी लॉ क्यों बोलते हैं इसको। सर कोई भी लॉ अपने आप में, कोई भी कंपनी एक्ट अपने आप में कंप्लीट लॉ नहीं होता, कोई भी एक्ट। देखो अगर मैं कंपनी लॉ कैसे बनेगा, अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले वो कंपनीज एक्ट प्लस इससे रिलेटेड रूल्स, ये कौन बनाता बात करेंगे, प्लस सर्कुलर्स, प्लस नोटिफिकेशंस, प्लस ऑर्डर्स। जब मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो बनेगा कंपनी लॉ, तो बनेगा कंपनी लॉ। तो आप खाली कंपनीज एक्ट को कंपनी लॉ सिनोनियम की तरह यूज नहीं करोगे, लोग सिनोनियम यूज करते हैं। एक्ट प्लस रूल्स प्लस सर्कुलर्स प्लस नोटिफिकेशन प्लस ऑर्डर, जब सबको जोड़ दोगे तो बनेगा कंपनी लॉ। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप के रूल्स कौन बनाता है, सर्कुलर्स कौन बनाता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं कि सर हमारा, मेरे क्वेश्चन है चलो पहले तुम लोगों से, सर कंपनीज एक्ट 2013 है,
इससे पहले इंडिया के अंदर कौन सा था? 1956। उससे पहले कौन सा था? 1913। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे थे। एक क्वेश्चन कि सर 1956 हमारे इंडिया में इतने टाइम से चल रहा था और बहुत अच्छा चल रहा था, तो परेशानी क्या थी? उसको हटाया क्यों गया और नया क्यों लाया गया? कोई चेंज करना था तो अमेंडमेंट ले आते, अमेंडमेंट से भी तो चेंज आ सकता था। अगर चेंज ही लाना था तो अमेंडमेंट ले आते। 1956 से भी जब चलता आ ही रहा था तो एकदम से ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हम कंपनी एक्ट 2013 लेके आ गए इंडिया के अंदर? बताओ, सोचो, जल्दी जल्दी सोचो। अमेंडमेंट से काम क्यों नहीं चला? सर एक चीज याद रखना, मैं आंसर दे रहा हूं। मैं हमेशा एक बच्चे को चीज सिखाता हूं, जो अमेंडमेंट होती है ना, अमेंडमेंट इज लाइक अ पैच ऑन शर्ट। आपकी एक बार शर्ट फटी, आपने रफू करवा ली। आपकी दूसरी बार फटी, आपने रफू करवा ली। आपकी तीसरी बार फटी, आपने फिर रफू करवा ली। एक टाइम ऐसा आएगा कि उस एक्ट की रफू रफू, उस शर्ट की रफू रफू दिखेगी, उस शर्ट की ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। सिमिलरली एक्ट के अंदर अमेंडमेंट इतनी बार आ चुकी थी कि उस एक्ट की ओरिजिनलिटी खत्म हो चुकी थी, तो उस एक्ट को चेंज करने के लिए, ताकि एक नए तरीके से एक्ट है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट डायनामिक इन नेचर है, डेली बेसिस पे बदल रहा है, और 1956 में और 2013 के हालातों में बड़ा फर्क है। उस टाइम पे जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड था और आज का जो लिविंग स्टैंडर्ड उसमें बड़ा फर्क है। तो उन सबको चेंज करते हुए, मार्केट को देखते हुए, नीड्स को देखते हुए एक नया लॉ लेके आया गया, कंपनी एक्ट 2013। मगर हैरानी वाली बात यह है, जब से आया ये एक्ट भी स्टेबल नहीं हो पा रहा। सबसे पहले आया कंपनी एक्ट 2013, उसके बाद इसमें देखो, सबसे पहले आया कंपनीज एक्ट 2013, उसके बाद इसके बाद आया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, फिर इसमें अमेंडमेंट आई थी। उसके बाद आया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, उसके बाद आई कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018। ये ऑर्डिनेंस क्या होती है मैं भी आगे चल के बात करूंगा। कंपनीज अमेंडमेंट, वरना आप मेरे चैनल पे बैक वीडियोस में देख सकते हो, मैंने बताया हुआ है कि ऑर्डिनेंस क्या होती है, और ऑर्डिनेंस पूरी वीडियो बनाई हुई है। कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018, उसके बाद एक और आ गई कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019। बस राइटिंग में मत जाना, एक भगवान ने वही अच्छी नहीं दी। 2019। इसके अलावा एक चीज देख पा रहे हो कि जब से एक्ट आया तब भी स्टेबल नहीं हो पा रहा। इस एक्ट के अंदर भी इतने ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं कि आप देख पा रहे हो कि समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। अभी तक मिनिस्ट्री श्योर नहीं है कि हो क्या रहा है, पार्लियामेंट श्योर नहीं हो पा रही, डेली बेसिस पे चेंजेस आ रहे हैं। डेली बेसिस पे इतनी गलतियां थी इस एक्ट के अंदर, वो आपको समझ आ रही होंगी कि डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है। चलो अब मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं आप लोगों के लिए। अब मैं आगे आपसे बात करूं तो हमारे जो कंपनीज एक्ट है, इसके अंदर हमारे पास टोटल 470 सेक्शंस हैं। टोटल 470 सेक्शंस हैं, जिसके अंदर आपको मोटा मोटा 400 सेक्शंस तो पढ़ने ही है। 400 सेक्शंस तो आपको पढ़ने ही हैं। हालांकि कुछ टीचर्स मैंने देखा बोलते हैं कि 470 के 470 पढ़ने हैं, ऐसा है नहीं। कुछ पोर्शन आपको फाइनल में पढ़ना है, कुछ क्वेश्चंस आपको आधे अधूरे पढ़ाए जाते हैं, कुछ वैसे मिसलेनियस, तो आपको मोटा मोटा 400 सेक्शंस पढ़ने हैं जो आपके कोर्स कंटेंट के अंदर है। और इसमें से भी अब कुछ पोर्शन आपका जो है वो सेटिंग अप वाले पेपर के अंदर चला गया है, न्यू पे कोर्स के अंदर, तो सेटिंग अप वाले पेपर के अंदर तो कुछ आप वहां पढ़ेंगे, लाइक कंपनी इनकॉर्पोरेशन वगैरह चैप्टर्स, एमओए के सेक्शंस आप वहां पढ़ेंगे। तो अब मैं इसके अंदर आपका ये बात खत्म हो गई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सर कि कंपनी एक्ट का टोटल, हम लोग एक चीज बोला करते हैं कि आपने एक सबसे चीज देखी, देखो सबसे ऊपर है हमारे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? भारत का संविधान। किसी भी चीज की पावर ये देता है हमारे इंडिया में किसने लिखा था? वैसे लिखा नहीं था, अलग अलग कंट्रीज से अडॉप्ट किया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। बी आर अम्बेडकर जी ने, इन्होंने
का एक्ट बनाने की पावर दी, फिर उसके नीचे क्या आया, एक्ट। तो इसका मतलब चीज समझ आती है, अगर एक्ट में और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कंफ्लिक्ट राइज होता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है, एक्ट नीचे है। मतलब एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसी बात लिखी है और एक्ट के अंदर कोई ऐसी बात लिखी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रही है। सपोज हमारा कंपनी एक्ट किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो फिर कंपनी एक्ट का वो वाला सेक्शन प्रिवेल नहीं होगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानी जाएगी, कंपनी एक्ट की बात नहीं मानी जाएगी। फिर कंपनी एक्ट के नीचे आते हैं, हमारे एक्ट के नीचे आते हैं रूल्स। एक्ट कौन बनाती है जी, पार्लियामेंट। एक्ट कौन बनाती है, पार्लियामेंट। और हमारे इंडिया में रूल्स बनाने की पावर दी गई सीजी को। किसको दी गई, सीजी को। और सीजी ने वो पावर डेलीगेट कर दी एमसीए को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, कंपनी लॉ के लिए वो पावर डेलीगेट कर दी एमसीए को। एक हम चीज कहा करते हैं कि सर हमारे कंपनी एक्ट में 3 लेवल हायरार्की है। क्या है, 3 लेवल हायरार्की है, 3 लेवल मशीनरी। क्या है, मैं उसके ऊपर बात करूंगा, पहले यहां तक बात समझनी है। सबसे ऊपर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। उसने पावर किसको दी एक्ट बनाने की, हमारे पार्लियामेंट को। और पार्लियामेंट ने रूल बनाने की पावर आगे किसको दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो जिसमें एक्ट से जितने रिलेटेड रूल्स हैं वो कौन बनाएगी, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंपनी एक्ट के लिए। ये मिनिस्ट्री चेंज होती है। इनकम टैक्स एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, लेकिन कंपनी एक्ट में किसको दी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। तो आगे हमारी जो पावर है ना वो सीजी की 3 लेवल में डेलीगेटेड है। सीजी की जो पावर है वो 3 लेवल में डेलीगेटेड है, और हम लोग उसको बोलते हैं 3 लेवल मशीनरी। क्या बोलते हैं, 3 लेवल मशीनरी। जरा मैं एक चीज दिखाता हूं, ये क्या होती है 3 लेवल मशीनरी। तो अब समझना क्या है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में और एक्ट में कोई कंफ्लिक्ट राइज होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा। अगर रूल में और एक्ट में कोई कंफ्लिक्ट राइज होगा तो एक्ट प्रिवेल करेगा, रूल प्रिवेल नहीं करेंगे, क्योंकि रूल नीचे है, मिनिस्ट्री थोड़ा सा नीचे आ जाती है, पार्लियामेंट थोड़ा सा ऊपर हो जाती है, और पार्लियामेंट से ऊपर कौन हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम आगे बात करते हैं, सर 3 लेवल मशीनरी की अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या है। देखो, सीजी ने अपनी पावर 3 लेवल में डेलीगेट करी। सबसे ऊपर है एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। डेलीगेट का मतलब क्या होता है, सौंप देना। डेलीगेट का मतलब क्या होता है, सौंप देना, पावर को सौंप देना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसको हम एमसीए भी बोलते हैं। इसके नीचे हमारे इंडिया के अंदर है 7 आरडीज, रीजनल डायरेक्टर्स। इसके बाद हमारे इंडिया के अंदर नीचे 22 आरओसीज, पहले 18 थे अब 22 हो गए हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। देखो, सबसे ऊपर एमसीए, देन उसके नीचे 7 आरडीज, देन उसके नीचे 22 आरओसीज, ये हमारे इंडिया के अंदर। अब इनकी फंक्शनिंग बता रहा हूं क्या है। कंपनी एक्ट से रिलेटेड जितने रूल्स है वो ये मिनिस्ट्री बनाएगी। कौन बनाएगी, मिनिस्ट्री। अगर मैं दिल्ली में बात करूं तो इस मिनिस्ट्री का ऑफिस दिल्ली के अंदर है, हमारा सेंट्रल सेक्रेटरीट के अंदर। सेंट्रल सेक्रेटरीट के अंदर के पास शास्त्री भवन में। कहां पे, शास्त्री भवन, सेंट्रल सेक्रेटरीट के पास शास्त्री भवन में। देन उसके बाद हमारे इंडिया में 7 आरडीज हैं। आरडीज का मतलब रीजनल डायरेक्टर्स। हमारे इंडिया को 7 रीजन में डिवाइड किया गया, नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ रीजन, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। हमारे इंडिया को 7 रीजन में डिवाइड किया गया, और उन 7 रीजन के लिए एक ऊपर उसको संभालने के लिए एक बंदा बिठाया गया, दैट इज कॉल्ड आरडी। इसका काम क्या होता है, ये मिनिस्ट्री को रिपोर्टिंग करता है, मतलब मिनिस्ट्री इसके ऊपर है, मिनिस्ट्री इसको सुपरवाइजिंग करती है, और ये आरडीज आरओसी के ऊपर सुपरवाइजिंग करते हैं। और इनका काम क्या होता है आरडीज का, सुन लो, कुछ स्पेसिफिक जगह पे अप्रूवल्स देते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक जगह पे अप्रूवल्स देते हैं, लाइक शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस के केस के अंदर, मर्जर्स के केस के अंदर, एटसेट्रा। इसके बाद आते हैं आरओसीज। ये आरओसीज 22 है हमारे इंडिया में, जनरली 1 फॉर ईच स्टेट, जनरली 1। अच्छा, इसकी भी बात करूं तो आरडीजी हमारे दिल्ली में सीजीओ कॉम्प्लेक्स के अंदर है। कहां पे है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में।
इसके बाद आते हैं 22 आरओसीज। मैं जरा बता दूं, जनरली 1 फॉर ईच स्टेट, जनरली 1 फॉर ईच स्टेट। इन आरओसीज का काम क्या है सर? आपको पता हो कंपनी बनानी है तो फॉर्म फाइल होता है, कंपनी को डिसॉल्व कराना है तो फॉर्म फाइल होता है, कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करना है, डायरेक्टर रिमूव करना है, कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट करना है, कंपनी को कोई लोन लेना है, हर तरीके की फॉर्म फाइलिंग होती है। तो कंपनी बनने से लेकर कंपनी खत्म होने तक की सारी फॉर्म फाइलिंग आरओसी के पास होती है। समझ आया? अच्छा, बच्चा बोलता सर आपने बोले 22 आरओसी और जनरली 1 फॉर ईच स्टेट, तो सर कुछ फर्क है क्या? हाँ सर फर्क है कि सर हमारे इंडिया में स्टेट तो 29 है, तो कुछ स्टेट में नहीं है क्या? सर कुछ स्टेट्स के अंदर पहले नहीं था, अभी भी नहीं है, और कुछ स्टेट के अंदर ऐसा है कि जहां पे एक स्टेट के अंदर दो है और कई जगह पे ऐसा है जहां पे 2 का 1 आरओसी है। जरा बात करते हैं उसके ऊपर, दिखाता हूं मैं आपको। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो महाराष्ट्र हैज 2 आरओसीज, ये उसकी एक्सेप्शन हो गई ना फिर उसकी। महाराष्ट्र में 2 आरओसी, क्योंकि उसने बोला जनरली 1 फॉर ईच स्टेट। महाराष्ट्र में 2 आरओसीज है। कौन कौन से? जरा बात करते हैं। आरओसी मुंबई, आरओसी पुणे, ये पहला हो गया। सर तमिलनाडु में भी 2 आरओसी है, तमिलनाडु में भी 2 आरओसीज हैं। आरओसी चेन्नई, आरओसी कोयंबटूर। आरओसी कोयंबटूर। अच्छा, कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां पे 2 का 1 है। एग्जांपल लेके बात करते हैं, जैसे दिल्ली एंड हरियाणा का कॉमन आरओसी है। कॉमन आरओसी है, ये हमारी दिल्ली के अंदर ही है। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आईएफसीआई टावर के 4th फ्लोर पे है, नेहरू प्लेस के अंदर। तो मैंने आपसे बात करी सर कुछ स्टेट में 2 आरओसी हैं, कहीं 2 का 1 है, ऐसे ऐसे, तो टोटल इस तरीके से आरओसी बटे हुए हैं। अब मैं वापस आ रहा हूं, जो भी हम बात कर रहे थे कि सर सबसे ऊपर अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, इससे ऊपर भी कौन है? पार्लियामेंट, उसने एक्ट बनाया। फिर एक्ट के बाद उससे रिलेटेड रूल्स बनाने की पावर किसको दे दी गई? सीजी को, और सीजी ने वो आगे पावर किसको डेलीगेट कर दी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। तो एक्ट कौन बनाती है? पार्लियामेंट। उससे रिलेटेड रूल्स कौन बनाती है? तो एक्ट में क्या होते हैं? सेक्शंस, लेकिन उससे रिलेटेड रूल्स कौन बनाती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसके नीचे हमारे इंडिया के अंदर क्या है? 7 आरडीज। उसके नीचे हमारे इंडिया में क्या है? 22 आरओसीज। आरओसीज का काम क्या है? जनरली सारी कंपनी बनने से खत्म होने तक की सारी फॉर्म फाइलिंग किसके पास होती है? आरओसी के पास। एक चीज बता देता हूं, एक हमारे इंडिया के अंदर एक नई चीज आई है अब, सीआरसीज, सेंट्रल रीजनल सेंटर्स। ये हमारी दिल्ली में गुड़गांव के अंदर है, मानेसर में, गुड़गांव में है, मानेसर में। हुआ क्या है सर, एक छोटा डिफरेंस क्या है? कंपनी बनने तक का प्रोसेस, नेम अप्रूवल वगैरह का प्रोसेस सारा अब सीआरसी हैंडल करता है, आरओसी हैंडल नहीं करता। इसका रीजन बता देता हूं क्यों, जो प्रैक्टिकली होता है। सर कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं इंडिया के अंदर करप्शन होती है, और आरओसी के अंदर पब्लिक डीलिंग थी तो करप्शन हुआ करती थी नेम अप्रूवल में वगैरह वगैरह। तो अब ये सब ना हो तो उसके लिए एक स्पेसिफिक अथॉरिटी बना दी गई, सीआरसी। और सबसे बड़ी खासियत सीआरसी की क्या है कि वहां पे पब्लिक डीलिंग नहीं है, वहां पे पब्लिक डीलिंग नहीं है। तो एक चीज समझ आती है, अब कंपनी बनने से लेकर खत्म होने तक की जो फॉर्म फाइलिंग होती थी वो पहले आरओसी पे होती थी, अब कंपनी बनने तक का सिर्फ जो प्रोसेस है वो सीआरसी पे ट्रांसफर हो गया, लेकिन कंपनी चलाने का प्रोसेस, कंपनी खत्म करने का प्रोसेस आज भी किसके पास है? सारा आरओसी के पास। तो ये इंडिया में नई अथॉरिटीज आई हैं, सीआरसी, जिसकी मैंने बात करी आप लोगों से। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, दिल्ली हरियाणा की बात हो गई, सबके ऊपर हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूं, सर एक क्वेश्चन, एक चीज कही जाती है, आपको ये हायरार्की सिस्टम समझ आ गया। एक चीज कही जाती है कि सर हमारा जो कंपनीज एक्ट है ना वो स्केलेटन अप्रोच पे बना है। किस पे बना है? स्केलेटन अप्रोच पे।
सर अब हमारे को एक चीज समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज स्केलेटन अप्रोच। समझना पड़ेगा कि स्केलेटन अप्रोच होता क्या है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं स्केलेटन अप्रोच की, सर एक चीज देखो, पुराना वाला जो कंपनी एक्ट था ना, पुराना वाला कंपनी एक्ट, उसमें टोटल में 658 सेक्शंस थे। और जो नया वाला कंपनी एक्ट है, ये ओल्ड कंपनी एक्ट की बात कर रहा हूं, 1956 वाले की, कंपनीज एक्ट 1956। और जो नया वाला कंपनीज एक्ट है, इसमें टोटल में 470 सेक्शंस हैं। कितने हैं? 470 सेक्शंस। ये किसकी याद कर रहा हूं मैं? कंपनी एक्ट 2013 की। एक चीज याद रखना सर, एक्ट का ए हमेशा कैपिटल में होगा। एक्ट का ए हमेशा कैपिटल में होगा, क्योंकि अगर ये स्मॉल में हो गया, अगर ये स्मॉल में हो गया तो फिर ये एक्टिविटी बन जाएगा, और एक्ट का मतलब होता है लॉ। एक्ट का ए हमेशा कैपिटल में होगा। सर बात क्या करनी है, कंपनीज एक्ट के अंदर टोटल में 658 सेक्शंस थे पहले वाले में, नए वाले में 470 हो गए हैं। तो इसका मतलब देख सकते हो, नंबर ऑफ सेक्शंस हैव बीन ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। अप्रोक्सीमेटली 200 सेक्शंस कम हो गए हैं। अप्रोक्सीमेटली कितने सेक्शंस कम हो गए हैं? 200। तो इंडस्ट्री में एक बात कही जाती है कि सर क्या एक्ट छोटा हो गया? सर बिल्कुल नहीं, एक्ट छोटा नहीं हुआ। कुछ सेक्शंस को मर्ज कर दिया गया है और ज्यादातर बातें रूल्स में लिख दी गई हैं। पहले सेक्शंस में लिखी होती थी, ज्यादातर बातें कहां लिख दी गई हैं? रूल्स में। अब रीजन बता रहा हूं क्यों। अभी आप एक चीज देख के आए कि कभी भी कोई एक्ट बनाना है तो सबसे पहले वो क्या होता है? बिल। बिल का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट लॉ। देन उसको बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराना पड़ता है, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी असेंट देते हैं, देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। फिर वो बिल क्या बनता है? एक्ट। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, और पार्लियामेंट आपको पता होगा 12 महीने सेशन में नहीं बैठती। पार्लियामेंट के सेशन होते हैं बजट सेशन, विंटर सेशन, ऑटम सीजन, ऐसे बैठती है। अब अगर अमेंडमेंट लानी है तो अमेंडमेंट लाने के लिए पहले पार्लियामेंट में पास कराओ, फिर टाइम लगता है, लोकसभा अप्रूव कब करेगी, फिर राज्यसभा करेगी, फिर प्रेसिडेंट असेंट देंगे, करते कराते एक चेंजेस को लाने में 2-2, 3-3 साल भी लग जाते थे। तो इन लोगों ने क्या करा, नए वाले कंपनी एक्ट के अंदर उन्होंने कोशिश ये करी कि जो सेक्शंस में इनको लगता है ज्यादा चेंज नहीं आएगा, जो डेली बेसिस पे इनको लगता है बदलाव नहीं आएंगे, उन सारी बातों को तो सेक्शन में डाल दिया। और सेक्शन में डालना, और सेक्शन किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। लेकिन उनको जो लगता था कि डेली बेसिस पे जिसमें चेंज आएगा, उन सारी बातों को उठा के डाल दिया रूल्स के अंदर। और रूल्स बनाती है मिनिस्ट्रीज, और मिनिस्ट्रीज को बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। तो उसका एक फायदा यह हो गया, अगर डेली बेसिस पे चेंजेस लेके आने हैं तो अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो मिनिस्ट्री आज अगर उनको चेंज करना है, आज उन्होंने रूल बनाया, अगले दिन वेबसाइट पर डाल देंगे, रूल नोटिफाई हो जाएगा, रूल एप्लीकेबल वो कर देंगी। तो इसका मतलब ये लंबा प्रोसेस जो बहुत लंबा होता है एक्ट बनाने के लिए, वो खत्म हो गया। मगर सर एक चीज समझ नहीं आती, कुछ बच्चे मेरे से एक क्वेश्चन उठता है और बिल्कुल जेन्युइन रीजन है कि सर इसका मतलब ये हो गया नए वाले कंपनी एक्ट में रूल्स में बात ज्यादा है, सेक्शन में कम है। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। सेक्शन में बात कम लिखी है, रूल्स में ज्यादा लिखी है। और ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमारा एनवायरमेंट डायनामिक है और डेली बेसिस पे चेंजेस आते हैं। तो इस चक्कर में इन लोगों ने क्या करा, सारी बातें कहां डाल दी? रूल्स में। और जहां में चेंजेस ज्यादा नहीं होने, मतलब जिनमें चेंजेस होने उनको रूल में डाल दिया, और जिनमें नहीं होने उनको सेक्शन में डाल दिया। तो कुछ लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि सर सबसे ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन, उससे नीचे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने बनाया एक्ट, पार्लियामेंट के नीचे कौन है? सीजी, और सीजी ने पावर किसका लीड करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। तो कुछ लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि सर इसका मतलब इनडायरेक्टली मिनिस्ट्री की पावर पार्लियामेंट से ज्यादा हो गई। देखा जाए तो पार्लियामेंट ऊपर है, लेकिन मिनिस्ट्री की पावर किससे ज्यादा हो गई? पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट से ज्यादा। देखने में ऐसा लग रहा है क्योंकि सारा काम तो कर कौन रही है आज के डेट में? मिनिस्ट्री। तो एक क्वेश्चन उठाया गया था, तो सर गवर्नमेंट ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है। अब क्योंकि फिर भी देखो कि ठीक है, हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से, किस वजह से? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से हमने सारी पावर किसको दी है? मिनिस्ट्री को। लेकिन फिर भी अगर रूल में और सेक्शन में कोई कंफ्लिक्ट राइज होगा तो आज भी प्रिवेल कौन करेगा? सेक्शन। तो इसका मतलब रूल्स तो आज भी, मिनिस्ट्री तो आज भी पार्लियामेंट के ऊपर नहीं है। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं कि सर इसे स्केलेटन अप्रोच क्यों बोला गया। बड़े ध्यान से देखना सर, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, अगर आप एक चीज देखो, जो ह्यूमन बॉडी है, इसका अंदर का जो स्ट्रक्चर है हमारा स्केलेटन, वो आज भी वही है, लेकिन ऊपर से हमारा स्ट्रक्चर बदलता चला जाता है, ऊपर से स्ट्रक्चर बदल चला जाता है। तो इधर स्केलेटन को रिप्लेस कर दो सेक्शन से। जो सेक्शन है मोटे मोटे वो आज भी सेम रहेंगे, लेकिन ऊपर का स्ट्रक्चर दैट इज रूल्स डेली बेसिस पे बदलते रहेंगे। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्केलेटन अप्रोच। तभी इसको क्या कहा गया? स्केलेटन अप्रोच। आप लोगों को आई होप अब समझ आया होगा कि इसे स्केलेटन अप्रोच क्यों कहा गया है। तो ये मैंने आपसे बात करी कि सर हमारे पूरे कंपनी एक्ट का फ्रेमवर्क है।
क्या है? फ्रेमवर्क, जिसके अंदर अगर हमने बात करी सर कंपनी वर्ड डिराइव कहां से हुआ, कंपनी क्या होता है। अब मैं सर बात करने जा रहा हूं कि लॉ पढ़ा कैसे जाता है। सर लॉ जैसे सपोज अगर लिखा हो सेक्शन 471A2, तो सर लॉ ऐसे पढ़ते हैं, जो सबसे पहले है सेक्शन, ये सबसेक्शन, ये क्लॉज, ये सब क्लॉज। जनरली लॉ पढ़ने का तरीका ये होता है सबसे पहले सेक्शन, देन सबसेक्शन, देन क्लॉज, देन सब क्लॉज। लेकिन कंपनी एक्ट में कुछ जगहें ऐसी आएंगी जहां पे सेक्शन के बाद सीधा क्लॉज आ जाएगा, सबसेक्शन नहीं आएगा। सर कुछ टीचर रटवा देते हैं कि जो सेक्शन 2 डेफिनेशन सेक्शन होता है उसमें सारे क्लॉजेस होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं प्रूव करूंगा आगे वाली क्लासेस के अंदर कि ऐसा नहीं होता, रटने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 2 में नो डाउट सेक्शन 2 में तो क्लॉजेस आते हैं, और भी कई जगह ऐसी जहां पे सेक्शन के बाद क्लॉज आ सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्शन 2 में हमेशा क्लॉज आएंगे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर सेक्शन 5 में क्लॉजेस आते हैं, जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर सेक्शन 3 में क्लॉजेस आते हैं, जगह जगह अलग एक्ट में अलग अलग क्लॉजेस आते हैं। मैं उसके ऊपर बात करूंगा आप लोगों से। लेकिन जनरली लॉ पढ़ने का तरीका ये होता है सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। लेकिन कई बार क्या होगा, सेक्शन के बाद सीधा क्लॉज आ जाएगा, सब सेक्शन नहीं आएगा। सर ये हमारे कंपनी एक्ट का टोटल फ्रेमवर्क था। मैंने अभी कोई भी बात आपसे ये नहीं करी एक्ट क्या मतलब एक्ट बनता कैसे है, वो मतलब क्या सेक्शंस है, क्या है कंपनी के सेक्शन, क्या है बॉडी कॉर्पोरेट सेक्शंस, क्या। मैंने अभी कोई सेक्शन आपको ऑफिशियली नहीं पढ़ाए हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो से पढ़ाऊंगा। आज सिर्फ आपको ये बता दिया हमारे इंडिया में सेक्शन क्या है, कंपनी एक्ट को गवर्न कैसे किया जाता है, कौन कौन अथॉरिटीज गवर्न करती हैं। अच्छा इसके ऊपर एक और बात कर लेता हूं। अब मैंने आपसे बात करा कि सर ये पूरे कंपनी एक्ट के अंदर ये ऐसे अथॉरिटी डेलीगेटेड है, तो पूरे कंपनी एक्ट में ना जगह जगह लिखा होगा कि ये वाला रूल आने वाले टाइम पे सीजी बनाएगी। तो वहां पे सीजी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आपको सीजी किस कंटेक्स्ट में यूज आपको खुद समझना है। वो बोलेगा आने वाले टाइम में कि इस चीज का अगर आपने रजिस्टर्ड में शिफ्ट करा तो इसका अप्रूवल सीजी से लेना है। तो वहां पे सीजी कौन है? आरडी, क्योंकि पावर डेलीगेट किसको करेगी रजिस्टर्ड में शिफ्ट करने के लिए? आरडी को। वो बोलेगा ये फॉर्म सीजी को फाइल होगा, तो वो फॉर्म किसको फाइल होगा? आरओसी को। इसका मतलब पूरे कंपनी एक्ट में सीजी, ये पहले बेसिक फ्रेमवर्क समझाना जरूरी था। इसका मतलब पूरे कंपनी एक्ट में सीजी कहां यूज हो रहा है, किस वजह से यूज हो रहा है, वो यहां बताया जा रहा है। तो अगर वो बोलेगा ये रूल आने वाले टाइम में सीजी बनाएगी, तो वहां पे रूल कौन बनाएगी? सीजी कौन है? एमसीए। वो बोलेगा इस जगह पे स्पेसिफिक अप्रूवल लेना मर्जर का, तो वहां पे सीजी कौन है? आरडी। वो बोलेगा ये फॉर्म सीजी को फाइल होगा, तो वहां पे सीजी कौन है? आरओसी। ये पूरे कंपनी एक्ट का ऐसे फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर हमने बात करी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, एंड जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे न्यू न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये तो पहला पार्ट यूट्यूब के लिए, अदरवाइज जो मेरे पेन ड्राइव स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, आई होप आप लोगों को इंट्रो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।